गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो ड्रीम आर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं अनिल जांगिड़ और इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे 15 मार्च के इंपोर्टेंट न्यूज़ एंड एडिटोरियल। तो एक बार नज़र डाल लेते हैं हम क्या क्या डिस्कस करेंगे। हम डिस्कस करेंगे कोवैक्सीन और कोविशील्ड किस तरह से आजकल नए कुछ स्टेट अब वापस से कोवैक्सीन के लिए राजी हो गए हैं। तो डिजिटल सर्विस टैक्स क्या है, अभी यूएस पे कुछ इस पर बवाल हुआ है। कॉरपोरेटर रन बैंक के क्या नुकसान है, चाइना के वाटर बॉम्ब स्ट्रेटेजी क्या है, हमें जो हमारी नई मॉनेटरी पॉलिसी बनाएंगे तो उसमें किस बात पर जोर देना चाहिए, जो भी सीपीआई पे देना चाहिए, किस पे देना चाहिए, ये सब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं। तो पहला आर्टिकल है हमारा, राजन साहब जो हमारे भूतपूर्व गवर्नर रह चुके हैं, उन्होंने बोला है कि औद्योगिक घरानों को बैंक बेचना भारी गलती होगी। और क्या बोला उन्होंने कि अगर आप जो मॉनेटरी पॉलिसी के ढांचे में कुछ भी चेंज करते हो कि अभी अभी हाँ तो पहले ये वाले देख लेते हैं हम मॉनेटरी पॉलिसी का। तो जब 2016 में राजन साहब ने प्रपोजल भेजा कि भाई उस समय क्या था कि मॉनेटरी पॉलिसी डिसाइड करता था सिर्फ एक आदमी, गवर्नर, है ना, कि तो उस समय फिर कुछ भी गलत हो जाता था इकोनॉमी में तो बोलते थे कि भाई आपने अकेले ने डिसीजन लिया, आपने ऐसे ले लिया। तो फिर एक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बनाई जिसमें 6 मेंबर होते हैं, आप सबको पता है। तो उससे क्या था कि कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग निकल के आती है। तो फिर अगर हम तय करते हैं कि अच्छा हमें इन्फ्लेशन तो तब जो 2016 में एमपीसी बनी उसने तय किया कि अगले 5 सालों तक आपको सिर्फ इन्फ्लेशन टारगेट करना है कि 2 से 6 के बीच में रहना चाहिए। अब ये जो कॉन्ट्रैक्ट गवर्नमेंट के साथ आरबीआई ने साइन किया था वो कब खत्म हो रहा है, हमारे 31 मार्च को, 5 सालों के लिए था। तो अगले साल मतलब कि जो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर होगा उससे पहले ही कुछ नया एग्रीमेंट बन जाएगा गवर्नमेंट और आरबीआई के बीच। तो राजन साहब बोल रहे हैं कि हमें कुछ अचानक से चेंज नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर अचानक से चेंज करेंगे तो जो गवर्नमेंट की यील्ड होती है या जो शेयर मार्केट होता है उसमें काफ़ी कुछ वॉलेटिलिटी आ सकती है। तो आप थोड़ा इसको चलने दो। दूसरी अब ये तो है इन राजन साहब का व्यू। दूसरा जो इनके शिष्य हैं हमारे चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर सुब्रमण्यम साहब, वो बोलते हैं कि इंडिया को जो नई, अगर हम जब भी नया एग्रीमेंट साइन करेंगे गवर्नमेंट के साथ तो हमें हमारी मॉनेटरी पॉलिसी में हमें कुछ नई चीज़ों को टारगेट करने की जरूरत है। जिस तरह से अभी हम क्या टारगेट करते हैं, सीपीआई, है ना। सीपीआई जब हम टारगेट करते हैं कौन सा, वो भी ऑल इंडिया वाला टारगेट करते हैं। तो उसमें हमने क्या रखा है टारगेट कि 2 से 6 के बीच में इन्फ्लेशन रहना चाहिए। 6 से ज़्यादा हो गया, 2 से भाई इन्फ्लेशन थोड़ा भी रहना चाहिए ताकि इकोनॉमी आगे बढ़ सके। अगर इन्फ्लेशन सेम रहता है तो अनएम्प्लॉयमेंट कम होते हैं। ये सब आपने पढ़ा होगा, लाफेर कर्व, ये सब, है ना। तो एक ऑप्टिमम लेवल इन्फ्लेशन का रहना चाहिए। तो हमने 2 से 6 का टारगेट डिसाइड किया था कि अगर आप इन्फ्लेशन इस टारगेट में रहेगा तो एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होंगे, ग्रोथ भी होंगे, बाकी मतलब सारे जो पैरामीटर हमें चाहिए, हमारी एक्सचेंज रेट भी वैसी की वैसी रहेगी। तो सारे पैरामीटर ऑटोमेटिकली लाइन हो जाएंगे अगर हम सिर्फ एक चीज़ को टारगेट कर लेते हैं, इन्फ्लेशन। तो अब जो सुब्रमण्यम साहब हैं उन्होंने ये बोला है कि देखो भाई, अभी जो ये सीपीआई है ना, इसमें सब आ गए। आप सबको पता होगा कि फूड वाला कंपोनेंट कितना होता है, लगभग ये जो हमारा प्राइमरी फूड वाला और ये ऑयल वाला जो कंपोनेंट होता है सीपीआई में कितना होता है, लगभग शायद अराउंड 46% होता है ना। तो लगभग आधा तो इसको डिसाइड कौन कर रहा है, फूड वाला चीज़ डिसाइड करिए। लेकिन ये क्या है ना कि इस पर कंट्रोल नहीं है हमारा। मतलब कि अगर कभी बारिश, मानसून खराब हो गया तो सप्लाई घट जाएगी ना। जैसे बारिश का हो गया, टमाटरों की सप्लाई घट गई। अब ये जो हमारा कंपोजिशन बास्केट बना रखा है जिससे सीपीआई निकालते हैं कि हाँ भाई ये 300-400 चीज़ें, इनकी प्राइस के हिसाब से हम कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स निकालेंगे, सीपीआई निकालेंगे, वो भी ऑल इंडिया। तो जो उसमें फूड वाला जो कंपोनेंट लगभग हमने देख लिया कि लगभग 46 से फूड और ऑयल, ये क्रूड ऑयल वाला, तो 46% है ना। अब 46% अराउंड ये कंपोनेंट है। तो इससे क्या होता है कि ये हमारी इकोनॉमिक जो पॉलिसी, अगर मॉनेटरी पॉलिसी कुछ भी डिसाइड करती है कि हमें ये रेपो रेट रखनी है, हमें ये करना है, तो वो ट्रांसमिशन अच्छे से नहीं होता। क्योंकि मान लो कभी मानसून खराब हो गया, है ना, कभी कहीं पे जाम लग गया, कोई बड़ा सा ब्लॉकेड हो गया, मिडिल ईस्ट में कुछ पंगे हो गए, तो इससे हमारा डिसरप्शन आ जाता है। क्योंकि इससे हमारी सप्लाई साइड में डिसरप्शन आ जाता है। अब उसकी वजह से इन्फ्लेशन तो बढ़ जाएगा, है ना। अगर सप्लाई साइड में डिसरप्शन आता है तो उसमें सप्लाई साइड में अगर डिसरप्शन आता है, कुछ भी रुकावट आती है, तो हमारा इन्फ्लेशन तो बढ़ जाता है ना। तो होना क्या चाहिए, तो फिर आरबीआई कुछ भी करे तो वो ग्राउंड लेवल पे देखेगा नहीं। तो अब इन्होंने बोला है कि भाई ये चाहते हैं कि ये जो अभी आपका जो सप्लाई साइड है ना, ये वाला कंपोनेंट हटाई दो। मतलब जो भी वोलेटाइल होता है ना, जिसमें हमारा कंट्रोल नहीं, जिसमें आरबीआई कुछ नहीं कर सकता। अब आरबीआई तो इंद्रदेव की पूजा नहीं करेगा ना कि आप पानी बरसाओ भाई इंडिया में, वो नहीं कर सकते ना। तो वो बोले कि आप इसको हटा दो। तो जो हमारा कोर इन्फ्लेशन होता है, ये आर्टिकल मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ लेकिन मैं इसको आज दोबारा डिस्कस कर रहा हूँ। कोर इन्फ्लेशन क्या होता है
वही सीपीआई में से हम जो फूड और फ्यूल प्राइस वाला कंपोनेंट है उसको हटा देते हैं, जो सबसे वोलेटाइल होते हैं, मतलब जिनके में प्राइस में उतार चढ़ाव होता है सप्लाई साइड की वजह से, आप उनको हटा दो। मतलब जो नॉर्मल चीज़ें हैं उनको रखो, फिर उसके बाद आप टारगेट करो कि हाँ इसमें इन्फ्लेशन हमें 2 से 6 रखना है या 3 से 4, मतलब जो भी आप डिसाइड करोगे वो रखना है। तो ये एक उन्होंने सुझाव दिया। आप इसको बोल सकते हो कि नए, अगर हमारे बैंकिंग फ्रेमवर्क इकोनॉमी की जब बात आती है तो मॉनेटरी पॉलिसी की बात जरूर आएगी। तो मॉनेटरी पॉलिसी में आप बोल सकते हो कि हम जो नया इंडिकेटर जिसको हमने टारगेट करना है उसको हम कोर इन्फ्लेशन सेट कर सकते हैं। और क्या सुझाव दिए उन्होंने सुब्रमण्यम साहब ने, उन्होंने ये बोला कि हमें जो हमारा बेस ईयर है उसको रिवाइज करने की जरूरत है, 2011-12 कर दो, और हाउस होल्ड कंजम्पशन के आइटम है उनको रिव्यू करो। अरे मतलब कुछ चीज़ें हो गई, मान लो अगर सीपीआई में भी कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको आजकल यूज़ भी नहीं करते, एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन जैसे अभी 2017 में भी इसको WPI को जो उसमें भी रिव्यू किया था। मतलब अब ऐसा है ना कि हमारे कंपोजिशन में कई सारी चीज़ें नई जुड़ गई है ना, जैसे ऑनलाइन ट्रांजेक्शन सब करते हैं, है ना, मोबाइल बैंकिंग, मोबाइल रिचार्ज का खर्चा बढ़ गया, तो ये सब भी है ना फिर मतलब कंजम्पशन में आना चाहिए, क्योंकि ये तो मतलब नॉर्मली खर्चा हो गया, इनमें महंगाई होती है तो आम जनता को मार पड़ती है। तो अब जो शुरू से एक बार रिव्यू कर लो कि हाँ भाई इस बास्केट में साबुन की प्राइस देखेंगे, तेल की प्राइस देखेंगे, इंटरनेट के प्राइस देखेंगे, एजुकेशन के प्राइस देखेंगे, जो भी देखना है ना आपको, वो जो आइटम है ना हमारा बास्केट उसको रिव्यू करो। तो ये 3 सुझाव दिया। मेन हमारा सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि हमें कोर इन्फ्लेशन को फोकस करना चाहिए, क्योंकि उसमें जो ये वोलेटाइल कंपोनेंट होता है, मतलब जिसमें जो सप्लाई साइड पे डिपेंडेंट होता है उसको हम कम कर सकें। तो ये इन्होंने बोला। दूसरी बात सुब्रमण्यम साहब ने ये बोली कि भाई जो औद्योगिक घरानों को बैंक बेचना भारी गलती होगी। तो क्या कहना चाहते हैं, आरबीआई की अभी एक कमेटी बनी थी, उसने रिकमेंड किया कि हम जो कॉरपोरेट होते हैं, बड़े बड़े कॉरपोरेट, अभी क्या है, अभी रूल ये है कि आप 5,000 करोड़ से ज़्यादा आपका अगर वेल्थ है तो आप बैंक खोल नहीं सकते हो। मतलब कि अगर जिसका 5,000 करोड़ से ज़्यादा होगा तो बैंक खोल लेगा, मतलब अंबानी अडानी ये तो अपना खुद आराम से बैंक खोल सकते हैं। तो इन्होंने बताया कि इसके नुकसान क्या होते हैं, ये हम डिस्कस कर लेते हैं। अगर मान लो अगर हम अंबानी को, अडानी को, अगर इनको हम बैंक खोलने की परमिशन देते हैं तो क्या नुकसान होंगे, तो वो हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। आर्टिकल मैंने ग्रुप पे शेयर किया हुआ है ना, थोड़ा टाइम की पॉजिटिव की वजह से मैं इसमें नहीं डाल रहा हूँ, तो मैं आपको डिस्कशन जरूर होगा। लेकिन तो जो इंटरनल वर्किंग ग्रुप था आरबीआई का, उसने बोला कि इंडस्ट्रियल हाउसेस को बैंक ओन करने का और कंट्रोल करने के लिए अलाउ करना चाहिए। मतलब वो बैंक खुद का अंबानी का खुद का बैंक हो और वो उसको कंट्रोल भी करें। अब इसकी प्रॉब्लम हम देख लेते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कनेक्टेड लेंडिंग। मतलब कि अपने कंपनियों को, मतलब जैसे रिलायंस है तो वो उसकी सब्सिडरी कंपनियों को, उसके भाई भतीजे है ना, नीता अंबानी की फ्रेंड की, मतलब जो भी होगे ना उनको वो लोन देंगे। कैसे देंगे? अब इनसे प्रॉब्लम क्या होती है, जो एक कनेक्टेड लेंडिंग है ना वो सबसे बड़ी दिक्कत वाली है। पहला आप देखिए कि इससे क्या होता है ना कि जो रिस्की एक्टिविटीज है ना उनको ज़्यादा पैसा मिलता है, समझिए। तो फर्स्ट चैलेंज आता है कि ओवर फाइनेंसिंग ऑफ रिस्की एक्टिविटीज। समझिए, मतलब रिलायंस कुछ नया ट्राई कर रहा है, मान लो अभी तो फिर जियो इस्टेब्लिश हो गया, मान लो उसने 3-4 साल पहले जब जियो इस्टेब्लिश करना चाह रहा होगा तो उस टाइम पे मार्केट में कई कंपनियां थी। अब मान लो उस टाइम पे उसको कोई बैंक वाला तैयार नहीं हो रहा होगा कि नहीं नहीं भाई आपका आइडिया हमें सही नहीं लग रहा, आप चाहते हो जियो को इंडिया में फैलाओ लेकिन पहले से इतना कंपटीशन है, हम आपको आप जितना लोन चाह रहे हो वो नहीं देंगे। पर अंबानी को पसंद आ गया, नहीं मेरे को तो करना है भाई। तो क्या करेंगे भाई, अपने खुद का बैंक है भाई, उसमें जो सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है वो सब अंबानी के हैं, तो बोलेंगे भाई देखो ये प्रपोजल है, लोन पास हो जाना चाहिए अपना, ठीक है, ये अपनी सब्सिडरी कंपनी है तो भी उनकी होगी, लोन पास हो जाना चाहिए। तो इससे क्या हो रहा है, मतलब ये तो चलो जियो चल गया, इससे मान लो कोई और रिस्की एक्टिविटीज होगी तब भी होगा, और उसको कोई जो मतलब जो जितने अभी क्या होता है कि अगर डिफरेंट है, मतलब नॉर्मल बैंक होगा तो अगर किसी को लोन देना हो तो उसके देखेगा कि अच्छा ये इस एक्टिविटीज के लिए लोन मांग रहा है, ये इतना रिस्की हो सकता है, तो उस हिसाब से लोन देते हैं, इंटरेस्ट रेट ज़्यादा रख सकते हैं। लेकिन जब घर का ही बैंक है तो क्या ही टेंशन है भाई, है ना। तो मतलब सबसे बड़ी टेंशन यही होती है कि ओवर फाइनेंसिंग ऑफ रिस्की एक्टिविटीज। अब फिर कुछ लोग बोलते हैं कि भाई आप आरबीआई हो, आप रेगुलेट करो, इस तरह का नहीं हो। अगर हम कर भी दें तो भाई देखो इंडोनेशिया ने भी ट्राई किया था, कुछ नहीं हुआ, ठीक है। और आरबीआई के पास इतना फालतू नहीं है, पहले आरबीआई के पास इतना सारा बर्डन रहता है। सुनो, पीएनबी फेल हो गया, पीएनबी में उस टाइम पे इशू आया, यस बैंक फेल हो गया, IL&FS हो गया, लक्ष्मी विलास बैंक हो गया। भाई हम पहले ही बहुत परेशान हैं, आरबीआई में आप इतना बर्डन डालोगे, उसके पहले ही रेगुलेटरी इतनी अच्छी नहीं हो रही है, कुछ ना कुछ क्वेश्चन हमेशा उठने चाहिए।
क्योंकि आरबीआई की देख रेख में ये सब सारी चीज़ें इकोनॉमी में हो रही है, फेलियर जो बैंक होते रहते हैं, है ना। और ये अब कनेक्टेड लेंडिंग की प्रॉब्लम हमारे टाइम पे जो शुरू में जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तब भी यही प्रॉब्लम थी। तब भी कई सारे जो प्राइवेट बैंक थे उनको बंद करना पड़ा था। क्यों करना पड़ा था? उस टाइम पे भी यही हाल हुआ था। अपने जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हुआ करते थे वो अपने भाई भतीजों को लोन दे रहे थे, पैसे लेके लोन दे रहे थे। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो सबसे बड़ी दिक्कत आती है कि ओवर फाइनेंसिंग ऑफ रिस्की एक्टिविटीज, है ना, जो कनेक्टेड लेंडिंग की वजह से आती है। कनेक्टेड लेंडिंग मतलब उससे जुड़े हुए लोगों को पैसा देना। दूसरी प्रॉब्लम क्या आती है? एनकरेजिंग इन एफिशिएंसी बाय डीलिंग और प्रोलोंगिंग एग्जिट। अब हम चाहते हैं कि इकोनॉमी में क्या होना चाहिए कि एंट्री इजी होनी चाहिए और एग्जिट भी इजी होना चाहिए। मतलब मुझे कोई आइडिया अच्छा लगता है तो मुझे बैंक से आसानी से लोन मिल जाए, मैं आराम से अपना बिजनेस सेटअप कर सकूं, ठीक है। अब मान लो थोड़ा सा आइडिया फेल हो जाए, अब ऐसा नहीं कि मैं ना, मुझे दिख रहा है कि यार ये तो डूबेगा डूबेगा, फिर मैं बैंक से लोन लेके उसको चलाया जा रहा हूँ, नहीं, ऐसा नहीं। अगर चल गया, है ना, तो चल गया तो बढ़िया बात है, नहीं चल रहा तो फिर फटाफट निकलो यार। क्यों घाटे, क्यों बैंक के पैसे बर्बाद करियो? बैंक क्या जनता का ही पैसा है वो तो एग्जिट भी उतना ही स्मूथ होना चाहिए। अब हमने इन्वॉल्व ये आईबीसी लेके आया ना, इन्वॉल्व इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, तो इसमें यही है ना, ये एग्जिट के लिए है कि आपको नहीं होता है तो 270 दिनों में आप कुछ प्लान बनाओ, ये सब आपको पता ही होगा ना। तो ये एग्जिट के लिए है कि आपका एग्जिट आसानी से हो सके। अब क्या होगा? अब जब अंबानी का घर का बैंक है, अब वो किसी एक्टिविटी में कुछ करनी है, थोड़ा घाटा भी हो रहा है, दिख रहा है, तो भी क्या, अरे भाई पैसे आ ही रहे हैं, घर का ही बैंक है, तो वो एग्जिट है ना, वो करेगा नहीं, वो जाएगा नहीं। वो तो अरे यार क्या पता बढ़िया हो जाए, क्या पता बढ़िया हो जाए। मतलब जो कंपनी उसको 2 साल में बंद कर देनी चाहिए थी ना, वो उसको 3-4 साल 5-7 साल तक घिसे जाएगा। पैसे तो मिल ही रहे हैं, लोन मिल ही रहा है, घर का बैंक है, कोई टेंशन ही नहीं है। तो ये दिक्कत है कि जो एग्जिट है उसमें प्रोलोंगिंग होगा, मतलब उसको वो आगे बढ़ता जाएगा। तीसरा दिक्कत क्या है? एंट्रेंचिंग डोमिनेंस, है ना। अब अभी क्या है, सबके पास 5,000 करोड़ से नीचे वाले ही बैंक होते हैं ना, जिनकी वेल्थ 5,000 करोड़ से नीचे है, वो बैंक बना रहे हैं। अब जैसे अंबानी लोग आ जाएंगे, अडानी लोग जैसे आ जाएंगे, है ना, बड़े बड़े लोग आ जाएंगे, इनकी वेल्थ तो खूब है भाई, ये तो ऐसा खतरनाक बैंक खड़ा कर देंगे। फिर ये छोटे मोटे बैंक है, शुरू में क्या पता इंटरेस्ट रेट है ना डबल, मतलब गजब रखे कि आओ सेविंग रेट में, हम सेविंग में आपको बैंक में 5% देंगे, एफडी में 10% देंगे, है ना। तो ये क्या करेंगे, जो छोटे मोटे बैंक है ना, फिर धीरे धीरे इनको एक्वायर कर लेंगे। फिर लास्ट में क्या होगा? 2 कंपनियां बचेंगी, जिस तरह अमेजोन और फ्लिपकार्ट है, स्विगी है और जोमेटो है। फिर लास्ट में क्या होगा ना, ये सारे छोटे मोटे बैंक जो अभी हमारे हैं वो सब धीरे धीरे इनके आगे पसर जाएंगे, जिस तरह जियो के आगे पसर गए। तो फिर इनकी डोमिनेंस इतनी बढ़ जाएगी ना कि इनको कंट्रोल करना बड़ा भारी हो जाएगा। जिस तरह एफबी, फेसबुक हो गई, व्हाट्सएप हो गई, इनकी डोमिनेंस इतनी खतरनाक हो चुकी है ना कि इनको चैलेंज करना मुश्किल होता है। तो ये तो बैंक खोल रहे हैं, तो अभी इनका तो मतलब डोमिनेंस इंडिया में इतना हो जाएगा ना कि ये तो पॉलिटिकल लीडर्स को चैलेंज करने लग जाएंगे ना। तो ये तो पूरा एक राइवल बना देंगे। ये तो आरबीआई के लिए भी चैलेंज हो जाएगा कि इनको रेगुलेट कैसे करें, तो बहुत बड़े निकल चुके हैं, तो इनके डोमिनेंस की बड़ी टेंशन रहती है। चौथा क्या है, अगर आप बोलते हो, चौथा क्या है कि देखो भाई, फाइनेंशियल सेक्टर में क्या होना है कि हमें सिर्फ पैसों की क्वांटिटी से मतलब नहीं है। जो हम इकोनॉमी में पैसा पंप कर रहे हैं, क्रेडिट मतलब लोन के थ्रू जो हम पैसा पंप कर रहे हैं इकोनॉमी में, तो सिर्फ उसमें क्वांटिटी नहीं देखने की, हाँ भाई मार्केट में आप 3 लाख करोड़ डाल दो, है ना, 2 लाख करोड़ के लोन दे दो, नहीं, क्वालिटी भी होनी चाहिए, है ना। ऐसा नहीं कि मतलब रिस्क एक्टिविटीज में जा रहे हैं, भाई उसको पैसा मिलना चाहिए जो मोस्ट इकोनॉमी एफिशिएंट यूजर हो, जो सबसे उस पैसे का सबसे बढ़िया यूज कर सके ना, उसको पैसा मिलना चाहिए। मतलब फेयर, किसी का प्रोजेक्ट अच्छा है तो भाई उसको पैसा मिलना चाहिए। आम जनता जो गरीब आदमी है, उनके रूरल बैंक में उनको लोन मिलना चाहिए, है ना, कृषि में लोन मिलना चाहिए, फाइनेंस हाउसिंग में लोन मिलना चाहिए। तो ये जो जो सबसे बढ़िया यूज कर सकते हैं उनको लोन मिलना चाहिए। लेकिन अगर हम कॉर्पोरेट रन बैंक होंगे तो हम उनको अलाउ कर रहे हैं, तो वो उनके हिसाब से क्रेडिट देंगे कि हमारी मर्जी हम किसको भी दें। आप प्राइवेट सेक्टर लेंडिंग लगाते हो तो वो तो 40% ही है ना, बाकी 60% तो हम डिटरमाइन करेंगे। तो उससे क्या होगा, जो हमारा ऑब्जेक्टिव है ना कि जो क्वालिटी होनी चाहिए क्रेडिट की मार्केट हमारी इकोनॉमी में वो बढ़िया रहनी चाहिए, है ना, और तो वो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज होगा, क्योंकि फिर ये लोग अपने हिसाब से देंगे इनको कौन सी एक्टिविटी में लोन देना है। अगर इनको ये तो कल करे रियल एस्टेट भी खतरनाक बढ़ा देंगे, जो भी स्लो चल रहा है। तो हमें इसकी सिर्फ क्वांटिटी का फर्क नहीं पड़ता क्रेडिट में, हमें क्रेडिट की क्वालिटी भी देखनी चाहिए, किस तरह कौन से सेक्टर में जा रहा है। अगली दिक्कत क्या है ना, अगली दिक्कत है
कि इंडियन कैपिटलिज्म हैज लॉन्ग बीन सिस्टमेटाइज्ड बिकॉज ऑफ मार्केट टू। अभी क्या है ना कि पहले ही हमारी जो इकोनॉमी में है उसमें पहले से है ना स्टिग्मा लगा हुआ है कि भाई मोदी जी अंबानी की तो साठ गांठ है, ठीक है। अभी आप अगर ऐसा कुछ करोगे तो वो तो लोग यही सोचेंगे ना कि भाई फिर तो पक्का है, आपने अंबानी को बैंक बनाने दिया मतलब पक्के साठ गांठ है भाई, ऐसा लोग बोलेंगे। तो ये हमारी जो जो हमारी डेमोक्रेसी है और जो इकोनॉमिक ग्रोथ है ना उसको अंडरमाइन करता है। मतलब कि लोगों का ट्रस्ट कम हो रहा है। एक साइड आप बोल रहे हो कि हमें बैंक कम करने हैं, हमें मर्जर करना है, फिर एक साइड बोल रहे हो कि नहीं हमें नए बैंक भी खोलने हैं लेकिन वो सिर्फ अमीरों के खोलेंगे। मतलब ये तो दोगलापन हो गया ना। तो मतलब आप करना क्या चाह रहे हो, साफ साफ फिर तो ये हो गया कि आप अंबानी को फायदा पहुंचाना चाह रहे हो। उसके बाद सर्कुलर बैंकिंग की प्रॉब्लम आ जाती है। सर्कुलर बैंकिंग ऐसा अभी हमने दिया कि अंबानी अपनी जो सब्सिडियरी कंपनी उनको लोन देंगे, है ना। बैंक ऑफ मुकेश अंबानी, है ना, ऐसा BOMB खुल गया, है ना, बैंक ऑफ मुकेश अंबानी। अब ये लोन अपनी सब्सिडियरी कंपनी देंगे तो भाई फिर आप बना दोगे अच्छा भाई रूल बना दो सब्सिडियरी को लोन ही नहीं देंगे। फिर ये क्या करेंगे, अंबानी क्या करेगा, अंबानी बैंक जो बैंक ऑफ मुकेश अंबानी है ना, फिर एक और बैंक खुलेगा बैंक ऑफ गौतम अडानी, MOGA। अब जो अडानी वाला बैंक है वो अंबानी की कंपनी को लोन देगा। भाई तुम एक काम करो, एक दूसरे से कर लेते हैं, तुम्हारा बैंक मेरी कंपनी को लोन देगा, मेरा बैंक तुम्हारी कंपनी को लोन देगा। तो ये क्या हो गया भाई, सारा पर्पज डिफीट हो गया ना, हमारा तो बाईपास हो गया रेगुलेशन। तो ये सर्कुलर बैंकिंग बन जाएगी, ये भी एक बड़ा चैलेंजिंग टास्क है। उसके अलावा लार्ज स्टेक। अब देखो जो हमारी इंडिया में ना लोगों का पैसा है ना सबसे ज्यादा काम है बैंकिंग में डला हुआ है ना, 75%। अब अगर इस तरह के कॉर्पोरेट बैंक अलाउ कर देंगे, ये अपनी मर्जी से क्रेडिट दे रहे हैं इकोनॉमी में, कोई से सेक्टर रिस्की सेक्टर में अलाउ कर रहे हैं, अपने चाचा भतीजे को दे रहे हैं, तो भाई अगर मान लो कभी कुछ फेल हो गया तो मतलब हमारा जो पूरा इकोनॉमी है ना उसमें थोड़ा सा दिक्कत आ जाएगी, जिस है ना, क्योंकि कई सारे लोगों का पैसा लगा हुआ। अरे एक छोटा मोटा बैंक अगर जो होता है, क्रेडिट सोसाइटी भी अगर जाती है ना जो 10,000 करोड़ है, उसमें कितने लोगों को नुकसान होता है, कितने लोगों की हार्ड अर्न मनी होती है, कितने लोगों की सेविंग होती है। अब इस तरह के अगर बड़े बैंक हो गए, अगर मान लो गलती से फेल हो गए तो फिर क्या होगा, है ना, इकोनॉमी पे काफी बड़ा इम्पेक्ट पड़ेगा चलेगा। क्योंकि आपने देखा होगा कि IL&FS जो NBFC थी वो फेल हुई तो कितना कितना बड़ा इम्पेक्ट हुआ इकोनॉमी पे। अब अगर मान लो ऐसा बैंक जो मतलब अंबानी का है, सोचो अब 5,000 करोड़ नहीं, वो तो बैंक बनाएंगे तो 50,000 करोड़ का ही बनाएंगे ना, तो बड़ा दिक्कत आ जाएगा। एक्सेसिव कंपटीशन कुड बी काउंटर प्रोडक्टिव, है ना। तो वही है कि ज़्यादा कंपटीशन होगा वो भी काउंटर प्रोडक्टिव होगा, सब कस्टमर के लिए मरेंगे, है ना। फिर मतलब अभी एक तरफ तो मैंने ये पॉइंट डिस्कस कर चुका हूँ, एक तरफ हम बोल रहे हैं कि बैंक कम होनी चाहिए, क्योंकि सारे हम बोलते हैं प्राइवेट सेक्टर बैंक कम होनी चाहिए। क्यों, क्योंकि उनके अंदर पब्लिक सेक्टर बैंक कम होनी चाहिए, क्योंकि जो 10-12 पब्लिक सेक्टर है उन्हीं के अंदर कॉम्पिटिशन है, तो 3-4 होनी चाहिए। मतलब सब गवर्नमेंट के ही हैं और सब आपस में कंपटीशन करें, लड़ रहे हैं, भाई ये तो थोड़ा सा वो हो जाता है ना। तो भाई 3-4 हो आपस में एक कंपटीशन बना रहे हेल्थी, पर आपस में लड़ो मत, तो कस्टमर के लिए नहीं, तू 3% देगा मैं 4% दूंगा, तू 5 देगा मैं 6 दूंगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अगर एक फाइन बैलेंस होना चाहिए एफिशिएंसी, कंपटीशन और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के बीच में। तो ये आर्टिकल हमने देख लिया, पढ़ते हैं आगे। अगला आर्टिकल है कोविशील्ड इमरजेंसी। हाँ, मतलब पहले क्या था, ये जो भी गैर भाजपा शासित प्रदेश थे, मतलब जिनमें भी बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं थी, वो कोवैक्सीन में थोड़ा हिचकिचा रहे थे कि अच्छा अरे आपने तो कोवैक्सीन का ट्रायल 3 का डेटा पब्लिक में नहीं डाला, है ना, हम कोवैक्सीन नहीं लेंगे, हमें तो कोविशील्ड ही दो, है ना। फिर ये इस तरह अब सबके पास कोवैक्सीन भी आने लग गई, है ना, तो सब ये भी तैयार हो गए हैं धीरे धीरे। तो अब कोवैक्सीन लेने वाले स्टेट हमारे यहाँ पर 19 हो गए हैं। टीकाकरण का क्या चल रहा है, हमने डिस्कस किया था कि हमें जुलाई तक 30 करोड़ टीके लगाने, तो डेली कितने लगाने पड़ेंगे, 19.5 करोड़। अभी कितने लग रहे हैं डेली, 15 करोड़। तो भाई अभी भी गैप है, तो मतलब जुलाई तक 30 करोड़ का जो हमारा लक्ष्य है वो थोड़ा दुर्गम है। मतलब कहाँ तक जाएगा, ये सितंबर तक जाएगा जिस स्पीड से ये जा रहा है। राजस्थान में क्या हाल चल रहा है भाई, राजस्थान में चौथे दिन में 200 से ज्यादा कोरोना संक्रमित मिले, रिकवरी रेट भी घटी, बस इतना से ज्यादा नहीं यार। बाकी वर्ल्ड में क्या चल रहा है, सबसे ज्यादा मौतें ब्राजील में हो रही है, इंडिया में डेथ के मामले में 12वें नंबर पे हो रही है, और जो नए पेशेंट आते हैं उसमें इंडिया 5वें नंबर पर चल रहा है। और फर्स्ट नंबर पे कौन सा चल रहा है, ब्राजील चल रहा है, सबसे ज्यादा केस में मरने में भी ब्राजील चल रहा है। अमेरिका में तो 3 करोड़ पार हो गए। तो ये कोरोना की अपडेट यार इंटरव्यू के लिए देखनी पड़ रही है। अब
सबको पता है कोविशील्ड सबसे पहले आया है ना, सबसे पहले हमारा एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड की जो उसने सीरम इंस्टीट्यूट को बोला कि आप बनाओ, तो कोविशील्ड तो हमने काफ़ी पहले प्रिपेयर कर ली। कोवैक्सीन को थोड़ा लेट अप्रूवल मिला, तो अभी थोड़ा प्रोडक्शन ही चल रहा है, तो अब धीरे धीरे कोवैक्सीन भी दे रहे हैं, लेकिन पहले शुरू में कोविशील्ड ही दी गई थी सारे स्टेट को। तो कोविशील्ड मेनली लगभग सारे स्टेट के पास कोविशील्ड है ही, और कोवैक्सीन भी अब दी जा रही है, मतलब जो भी प्रोडक्शन हो रहा है आप लो और करो। अब तो टारगेट उल्टा ये है कि हम कोवैक्सीन ज़्यादा दें, क्योंकि वो हमारी स्वदेशी है। तो शुरू में सब स्टेट ने ये बोला था कि हम कोविशील्ड ही लगाएंगे, कोवैक्सीन को एक बफर के रूप में रखेंगे, थोड़ा घट गया तो दे देंगे, है ना। लेकिन अब कोवैक्सीन भी दी जा रही है, खुद मोदी जी ने भी कोवैक्सीन ही लगवाई है। अब देख लेते हैं दोनों में डिफरेंस क्या है। भाई कोविशील्ड किसने बनाई? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने। किसके साथ कोलैबोरेशन करके? जो कंपनी कौन सी थी? एस्ट्राजेनेका, है ना, जो मेन कंपनी है। इंडिया में किसको बनाने का ठेका दिया? सीरम इंस्टीट्यूट को। अब इधर ये तो हो गया कोविशील्ड। कोवैक्सीन किसने बनाई? ये हमारी स्वदेशी है। कौन बना रहा है? भारत बायोटेक। किसके कोलैबोरेशन के साथ? ICMR के साथ और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी। ये कहाँ पर है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे में। अभी बजट में भी अपने राजस्थान में घोषणा की थी कि हम हमारे राजस्थान में भी ऐसा बनाएंगे जहाँ पे जो संक्रामक रोग होते हैं उनकी जांच के लिए हमें बाहर रिपोर्ट ना भेजना पड़े। तो ये जो कभी इबोला आ गया, कभी कोरोना आ गया, कभी कुछ हो गया, तो राजस्थान में निपट लें हम। तो बढ़िया स्टेप था, आप बोल सकते हो इंटरव्यू में। तो कोवैक्सीन कौन बना रहा है? भारत बायोटेक विद द ICMR। ठीक है, ये तो देख लिया हमने कौन बना रहा है। कैसे बना रहा है वो देख लेते हैं। कोविशील्ड में क्या है ना कि समझिए, आपको सबको पता होगा कि वैक्सीन दो टाइप की होती है, एक में हम एक्टिव वायरस डालते हैं, एक में इनएक्टिव वायरस डालते हैं। अब कोविशील्ड में थोड़ा एक्टिव है, तो क्या किया है ना, एक वीकेंड जो वर्जन होता है ना, जो उसको हम डाल रहे हैं। ये जो वायरस है ये चिंपांजी में डाल के देखा गया था, वहाँ पे स्पाइक प्रोटीन, फिर वापस वही कि स्पाइक प्रोटीन होता है, कोरोना से लड़ लेता है, तो हमारा इम्यून सिस्टम उसके अगेंस्ट एंटीजन जनरेट करेगा। ये सब पता है आपको, बस ये याद रखो कि इसमें वीकेंड वर्जन होता है कॉमन कोल्ड वायरस का, एडिनो वायरस का। इसमें कोविशील्ड में। कोवैक्सीन में क्या होता है? इनएक्टिवेटेड, मतलब मरा हुआ, कोई टेंशन नहीं है ना। तो ऑब्वियसली उसकी एबिलिटी खत्म हो जाती है, लेकिन जब भी अगर हमारी बॉडी में अगर हम डालेंगे ना, तब भी हमारा इम्यून सिस्टम रेस्पॉन्स करेगा और उसके अगेंस्ट हमारे एंटीबॉडी बनाएगा। तो ये है। अब ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ इनएक्टिवेटेड वायरस कोरोना में दे रहे हैं, नहीं। हेपेटाइटिस ए में दे दिया, इन्फ्लुएंजा में दे दिया, पोलियो में दे दिया, रेबीज में दे दिया, ये सब भी क्या होता है कि इनएक्टिवेटेड वायरस होते हैं। ऑब्वियसली इनकी एफिशिएंसी थोड़ी कम होती है, कोविशील्ड की थोड़ी ज़्यादा होगी, है ना। लेकिन इतना भी डरने की जरूरत नहीं है, कोवैक्सीन से हमारा काम चल रहा है, क्योंकि डेटा आया था कि कोवैक्सीन की एफिशिएंसी शायद अभी थोड़े दिन पहले आया था 81% है, है ना। ट्रायल की बात कर लेते हैं। तो इसका जो फेज 3 ट्रायल था, है ना, फेज 1 जो कोविशील्ड का फेज 1 ट्रायल कितने लोगों पे हुआ? 23,000 लोगों पे। ये ओवरसीज की बात कर रहा हूँ, है ना। तो उनके ऊपर एफिशिएंसी कितनी आई भाई? 71% लोग ठीक हो गए। इंडिया में कितने लोगों पर? फेज 1 और फेज 2 और फेज 3 में इंडिया में 1600 लोगों पर ट्राई करके देखा भाई कोविशील्ड लगा के देखो क्या फायदा होता है। डेटा रिलीज नहीं किया गया ना। अब इधर आ जाते हैं कोवैक्सीन में। अब इसमें जो शुरू के 2 ट्रायल्स हैं, कितने लोगों ने भाग लिया? 800 लोगों ने, है ना। और इस तरह से थर्ड ट्रायल हुआ, उसमें टोटल कितने हो गए? 22,000 लोगों में। 22,000 लोगों पे ट्रायल हो चुका है, कोवैक्सीन का डेटा रिलीज नहीं किया। ठीक है, ऑब्वियसली कुछ कारणों से। तो ये देख ही लिया हमने, एक वैक्सीन कोविशील्ड किसने दी, है ना। कोविशील्ड को भी कंडीशनल अप्रूव मिला है, कोवैक्सीन को तो इमरजेंसी अप्रूवल मिला था विदाउट पब्लिसाइजिंग द ट्रायल 3 डेटा। ये हो गया। तो दिक्कत यही है कि वैक्सीन आर आउट बट द डेटा इज मिसिंग। मतलब जिसमें कोवैक्सीन का तो हमने ट्रायल 3 का डेटा ही नहीं डाला था, इससे काफी सारे स्टेट को अटेंशन था, थोड़ा डर था कि क्या पता कैसी है। लेकिन अब जब काफ़ी लोगों ने लगवा लिया, कोई एडवर्स इम्पैक्ट नहीं हो रहे हैं, तो अच्छी है। मतलब क्योंकि जब कोवैक्सीन लॉन्च की थी तो साफ बोल दिया था कि भाई पिछले 2 महीनों में अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तुरंत रिपोर्ट करो, क्योंकि अभी इसका डेटा पब्लिक में रिवील नहीं किया गया था। लेकिन अभी बढ़िया से काम चल रहा है, अब लगाने भी लग गए हैं। तो नॉर्मली अभी भी ऐसा है ना कि मतलब शायद लोग 10% कोवैक्सीन लग रही है और 90% तो कोविशील्ड ही लग रही है ना। और जो डॉक्टर लोग होते हैं, वो समझदार लोग होते हैं, तो वो कोवैक्सीन लगाना थोड़ा प्रीफर करते हैं, क्योंकि थोड़ा नुकसान कम होने की आशंका रहती है, क्योंकि इसमें इनएक्टिवेटेड वैक्सीन होती है। ठीक है, तो मेन 3 चीजें अगर आपसे इंटरव्यू में पूछा जाता है डिफरेंस क्या है, कौन बना रहा है ना, इनएक्टिवेटेड वैक्सीन है या
या एक्टिव वायरस है। दूसरा ट्रायल किसने किया, एफिशिएंसी क्या रहा है। तो भाई ट्रायल वायल तो छोड़ो, कुछ डेटा रिलीज नहीं किया गया, ट्रायल जितने पे करना था कर लिया, है ना। तो ये वही है, भारत बायोटेक आईसीएमआर इनएक्टिवेटेड नॉन रेप्लिकेटिंग वायरल वेक्टर नॉट ना 2 से 8 डिग्री में रखना पड़ता है। ये थोड़ा पुराना फोटो लग रहा है मेरे को। डोज कोवैक्सीन ये कितने दिनों में लेनी पड़ती है, 0 और 14 डे में। इधर कोविशील्ड की अब 2.5 से 3 महीने में दूसरी डोज ले सकते हो। इस पे भी आईएमसीआर को थोड़ा क्लियर करने की जरूरत है, क्योंकि अभी भी इतना क्लियर नहीं है कि कब कब लेनी है। चलो आगे बढ़ते हैं। कारोबार कर विदेशी कंपनियां सारा मुनाफा अपने देश ले जा रही थी, तो क्या किया, ब्रिटेन और फ्रांस समेत कई देशों ने डिजिटल सर्विस टैक्स लगा दिया। तो इंडिया ने लगाया तो अमेरिका बौखला गया। तो जब इंडिया यूएस की बात होती है, इंटरव्यू में बात आती है, तो आप बात कीजिए। वार्ड तो चलो चलता ही रहेगा, ऐसे और भी कुछ बातें किया करो। जैसे हमने डिस्कस किया था कि डब्ल्यूटीओ में जब इंडिया गया था कि ट्रिप भाई हमें ट्रिप्स में तो थोड़ा छुटकारा दे दो ताकि हम वैक्सीन प्रोडक्शन कर पाएं, है ना, गरीब लोगों के लिए, तब भी अमेरिका ने टांग अड़ाई थी। वो बात अलग है, क्वाड में अलाउ कर दिया कि हम टेक्नोलॉजी आपको देंगे। तो ये दूसरा डंगा आप लगा सकते हो कि अब जैसे ही क्या होना है कि अब समझिए, एक मिनट। अब इनका यूनाइटेड स्टेट का क्या है ना कि एक्ट है ना, एक एक्ट है यूएस ट्रेड एक्ट 1974। अब इसमें ये क्या करते हैं, इनको कहीं भी दिखता है ना कि भाई दूसरे देश में हमारे इंटरेस्ट, कोई हमारी कंपनियों के इंटरेस्ट या हमारे यूएस के इंटरेस्ट कहीं पे भी ट्रेड में कॉम्प्रोमाइज हो रहे हैं, तो ये क्या करते हैं कि भाई जाओ और इंक्वायरी करो। तो ये बोला, तो ये यूएस स्टार ने इंक्वायरी की और इन्होंने क्या पाया कि भाई जो इंडिया में है ना आजकल 2% टैक्स लगा रहे हैं डिजिटल सर्विस टैक्स, जो कि गलत है, हमारी सर्विस पे डिस्क्रिमिनेटरी है। अब पहले डिस्कस कर लेते हैं क्या है डिजिटल सर्विस टैक्स। डिजिटल सर्विस मतलब डिजिटल सर्विस होनी चाहिए, उसके ऊपर आपका टैक्स लगेगा। अब डिजिटल सर्विस कैसे होगी, नेटफ्लिक्स है। अब आपने नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन लिया होगा, है ना, अमेजॉन प्राइम ने, आपने उसका भी सब्सक्रिप्शन लिया होगा, ठीक है। अब अमेजोन का तो हेडक्वार्टर इंडिया में है नहीं, तो कुछ ना कुछ ये यहाँ पे कुछ टैक्स दे नहीं रहे थे। मतलब ये जो वाला डिजिटल सर्विस वाली मैं बात कर रहा हूँ, इस पे कुछ ये लोग टैक्स नहीं दे रहे थे। ऑब्वियसली अब इनका रेवेन्यू कहाँ से आ रहा है, भाई यूजर कहाँ के हैं, आपके यूजर तो आपके इंडिया के ना, आपने उनसे पैसा लिया तो आपका हक बनता है कि आप उनसे अब उनकी गवर्नमेंट को भी टैक्स दीजिए। तो इंडिया ने बस यही बोला कि हमारे यूजर है तो टैक्स में मिलना चाहिए, भाई 2% तो दो। बार बार ये थोड़ी बोलते हो, ये क्या करते हैं हमेशा, बेस इरोजन प्रॉफिट शिफ्टिंग आपने नाम सुना होगा, प्रॉफिट शिफ्ट करते हैं। ये हमेशा दिखाते हैं कि यार हमारा कॉस्ट देखो, हमने रॉ मटेरियल वहां से लेके आए थे, ये कंपनी हमारी सब्सिडरी में हमारा इतना खर्चा हो गया था, तो ये प्रॉफिट को कम से कम दिखाने की कोशिश करते हैं। लेकिन भाई यहाँ पे साफ दिख रहा है ना, मैंने अमेजॉन प्राइम का सब्सक्रिप्शन लिया है, मैंने 300 रुपये दिए हैं, भाई इंडियन गवर्नमेंट को टैक्स जाना चाहिए, डिजिटल सर्विस टैक्स जाना चाहिए। तो वही है, तो इन्होंने ये यूनाइटेड स्टेट ट्रेड यूएसटीआर है, यूनाइटेड स्टेट ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव, इन्होंने इंक्वायरी की और इन्होंने क्या पाया कि जो 2% डिजिटल सर्विस टैक्स है ना इंडियन गवर्नमेंट का, जो कब लेके आए, फाइनेंस एक्ट 2020, वो डिस्क्रिमिनेटरी है, मतलब कि पक्षपात करता है अगेंस्ट यूएस बिजनेस एंड जो हमारे दूसरे लोकल वाले हैं उनके साथ। तो अब तो डीएसटी ये क्या वही है, डिजिटल सर्विस टैक्स क्या है, ये किस पे लगता है, नॉन रेसिडेंट पे, जो इंडिया के नहीं है, मतलब जो फॉरेन कंपनीज है ना, और किस पे लगता है, जो डिजिटल सर्विस प्रोवाइड करते हैं। मतलब कि जो डिजिटल सर्विस में अब आप समझ जाओ कि ये वीडियो आ गए, सारे ओटीटी आ गए, और भी कुछ अगर डिजिटल सर्विस होती होगी तो वो आ गए। तो वही है कि आपका जो रेवेन्यू जनरेट होता है उसका जो फेयर शेयर है ना, बिल्कुल यार सही, कुछ गलत नहीं मांग रहे आपसे, देखो है ना, कुछ गलत नहीं मांग रहे, जो हमारा बनता है वही मांग रहे हैं। तो अगर आपको हमारे लोगों से पैसा मिल रहा है तो भाई 2% दे के जाओ, बाकी आप 98% अपने वहां पे अमेरिका ले जाओ, कोई टेंशन नहीं है। तो वही कौन कौन सी सर्विस हो गई भाई, देखो डिजिटल प्लेटफॉर्म सर्विस हो गई, डिजिटल कंटेंट सेल हो गई, डाटा रिलेटेड सर्विस हो गई, तो ये सब जो भी डिजिटल सर्विस होती है। अब इससे क्या है ना कि अब देखो जिस तरह इकोनॉमी के सेक्टर होते हैं कि भाई टेलीकॉम एक सेक्टर है ना, एविएशन एक सेक्टर है, अब भाई डिजिटल इकोनॉमी भी एक सेक्टर है। आप इग्नोर नहीं कर सकते, आप ये नहीं बोल सकते कि भाई अब तो भाई ये तो डिजिटली है, इसका क्या टैक्स दें। भाई ये एक इकोनॉमी का एक इंपॉर्टेंट सेक्टर बन चुका है, काफी सारे काम डिजिटली हो रहे हैं, आप ऐसा नहीं बोल सकते कि तो डिजिटल है ना तो टैक्स तो देना बनता है। क्या इंडिया कुछ पहली बार ऐसा कर रहा है, नहीं भाई, आपने पढ़ा भी होगा जो फाइनेंस एक्ट 2016 के, उसमें हम क्या लेके आए थे, 6% इक्वलाइजेशन लेवी, मतलब, और फिर उसमें गूगल का कुछ पंगा हुआ था। तो वो क्या था कि जो ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट होता है कि गूगल पे कई सारे एड देते हैं, मतलब गूगल पे जो एड देते हैं ना हम, कई सारे हमारे की जिस तरह से एड आते हैं, तो अब वो एड
जो कौन प्रमोट हो रहा है, हमारी इंडियन कंपनी एड देंगे। क्रिक बज डालेगा कि हम गूगल पे एड डाल दिया क्रिक बज ने, है ना, या किसी ने मिंत्रा ने एड डाल दिया, मिंत्रा ने एड डाल दिया गूगल पे, तो इससे गूगल को रेवेन्यू मिल रहा है। लेकिन कहाँ से मिल रहा है? हमारी कंपनी से। ये लोग बोल रहे हैं कि हमारा आप एडवर्टाइजमेंट डालो, तो भाई इसमें हमें शेयर मिलना चाहिए इंडिया को, क्योंकि आपकी जो एड से जो एडवर्टाइजमेंट से इनकम हो रही है, वो उसका बेसिस क्या है? उसका बेसिस क्या है? इंडिया के यूजर्स हैं, इंडिया की कंपनीज है ना। तो हमने 2016 में लेके आए थे इक्वलाइजेशन लेवी, है ना, कि 6% होनी चाहिए। अब उसी को हमने थोड़ा दायरा बढ़ा दिया है कि भाई सिर्फ एड पे, है ना, ये जो एडवर्टाइजमेंट होते हैं उसी पे टेक नहीं, अब हम आपकी डिजिटल सर्विस पे भी लेंगे। उसको अपने फाइनेंस एक्ट में बढ़ा दिया 2020 के में कि कितना लेंगे, तो ये 2% लेंगे। अब डिजिटल सर्विस में क्या आ गया? ई कॉमर्स भी आ गया, है ना, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, ये सब आ गए। तो यूएसटीआर ने क्या बोला? देखो भाई, उनका क्या सोचना है कि भाई ये इट एक्सक्लूड फ्रॉम इट्स एम्बिड, ये डिस्क्रिमिनेटरी है, क्योंकि भाई ये इंडियन कंपनीज पे नहीं लगा रहे। मतलब कि जो हमारा अल्ट बालाजी हो गया, या जो हमारा वो जो भी इंडियन हो गया, मेरे को नहीं पता, अल्ट बालाजी याद आ रहा है फिलहाल, तो इन पे आप टैक्स नहीं ले रहे, ये उन्होंने बोला। और दूसरी बात क्या बोली कि जो आइडेंटिकल सर्विस प्रोवाइडर है, जो नॉन डिजिटल है, मतलब ठीक है हम डिजिटली सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन कोई दूसरा होगा वो डिजिटली, मतलब जैसे अभी मतलब कोई मूवी, अगर कोई वेब सीरीज ओटीटी पे चल रही है, तो इस तरह कोई वेब सीरीज पे न्यूज चैनल पे भी, मतलब वो न्यूज चैनल क्या, सॉरी, टीवी चैनल पे भी चलती होगी, आप उनसे तो कुछ टैक्स ही नहीं ले रहे ना, हमसे अलग से क्यों ले रहे हो? हम भी तो सिर्फ वही दिखा रहे हैं, वेब सीरीज तो टीवी पे भी चलती है, तो आप ये क्या कर रहे हो? सेम सर्विस है ना, हम वो भी वेब सीरीज दिखा रहे हैं, हम भी वेब सीरीज दिखा रहे हैं, आप उनसे नहीं ले रहे, हमसे ले रहे, भैया तो डिस्क्रिमिनेटरी हो, ऐसा उन्होंने बोला। और उन्होंने क्या बोला कि आप इंडिया वालों से नहीं ले रहे, हमारे जो ये बेचारे अमेजोन वाले हैं, गरीब आदमी, इनसे ले रहे हो, है ना। तो इंडिया ने बोला भाई ये आप गलत सोचते हो, आपको लगता है ना कि हम डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं, बिल्कुल गलत सोचे। वो ऐसा है ना कि आपकी मोनोपोली हो गई है, मतलब सारी कंपनियां अब क्या करें, जैसे अगर ओटीटी की बात करेंगे, अमेजोन हो गया, नेटफ्लिक्स हो गया, अब ये बाहर की कंपनियां हैं भाई, तो आपको इसको लगेगा आपसे टैक्स ले रहे हैं, भाई हम सबसे लेते हैं, हम अल्ट बालाजी वालों से भी लेते हैं, सबसे लेते हैं, तो ये आपका जो दिमाग की धारणा है वो थोड़ी गलत है। और दूसरी बात, फिर आप बोलते हो कि हम इंडियन कंपनी से नहीं ले रहे हैं, भाई क्यों लेंगे? मान लो अल्ट बालाजी है, तो उसका परमानेंट रेसिडेंस कहाँ पे है? इंडिया में, तो वो ऑब्वियसली जो अल्ट बालाजी की इनकम होगी, तो कंपनीज एक्ट में कुछ ना कुछ टैक्स लगता ही होगा, कॉर्पोरेशन टैक्स उस पर कुछ ना कुछ लगता ही होगा। आपकी जो डिजिटल सर्विस वाली कंपनी है ये तो कुछ देती ही नहीं है, हमें 1 टका ही नहीं दे रही है, तो आप ये नहीं बोल सकते कि हम डिस्क्रिमिनेटरी हैं, ठीक है। हम हमारी कंपनी से ले या नहीं ले, लेकिन वो कहीं ना कहीं टैक्स दे ही रहे हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि वो टैक्स से छूट के भाग जा रहे हैं, कहीं ना कहीं वो टैक्स दे रहे हैं। ऐसा टैक्स नहीं दे, अगर आप मान लो डीएसटी भी नहीं दे रहे हो, लेकिन भाई वो इनकम टैक्स तो देते होंगे, कुछ तो कॉर्पोरेशन टैक्स तो देते होंगे, कुछ तो दे रहे होंगे, तो ऐसा तो है ही नहीं। रेशनाले वही है कि अब होना यही चाहिए, होना यही चाहिए कि कई सालों से ना, 7-8 साल से यही बात चल रही है कि जो जहाँ पर भी डिजिटल कंपनियों की इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है, जहाँ पर भी इनका सही में कंजम्पशन हो रहा है, जो डिजिटली सर्विस प्रोवाइडर हैं उनकी जो सर्विसेज है, उनका जहाँ पे कंजम्पशन हो रहा है, वहीं पर उनको रेवेन्यू, वहीं पर उनको टैक्स देना चाहिए। तो इस पे कई सारे से बात चल रही थी, ओईसीडी इस पे बात कर रहा था, 7-8 साल हो गए, अभी तो कुछ नतीजा निकला। भाई आप बात, ओईसीडी वाले ऑब्वियसली अमीर आदमियों का है, तो भाई आप तो करोगे नहीं, अब नहीं करोगे तो फिर हम तो टैक्स लगा रहे हैं, आप जब भी फाइनल करो कर लेना, हमें तो अभी टैक्स लगाने दो। तो इसलिए लोगों ने डिजिटल सर्विस टैक्स लगा दिया, ठीक है, ये छोड़ो, चेंजिंग इकोनॉमिक ऑर्डर, ठीक है, टाइम पास, कुछ एसिमेट्री, आगे बढ़ते हैं ना। कंसर्न, अब कंसर्न इसकी चिंता क्या है? चिंता भाई ऐसी है ना कि अगर मैंने अमेजन प्राइम पे टैक्स लगा दिया, तो भाई वो क्या अपनी जेब से देगा बेजोस? नहीं देगा। वो जो हमारा सब्सक्रिप्शन आता है, वो अगर 350 का होगा तो उसको 400 कर देगा। तो अल्टीमेटली जो टैक्स का इम्पैक्ट किस पे आया? कस्टमर पे। तो वो क्या करते हैं? कंज्यूमर पे डाल देते हैं। कंज्यूमर कौन होता है? इंडिया। तो उल्टा हमें तो नुकसान हो गया, हमारे लोगों को तो नुकसान हो गया। दूसरा, रिटालिएटरी टैरिफ। अभी इंडिया ने अमेरिका की कंपनी पे लगा गया, तो कल क्या करेगा अमेरिका भी? इंडियन कंपनी जो वहाँ पे कुछ ट्रेड करती होंगी, जैसे इन्फोसिस हो गया, कुछ हो गया, तो वहाँ पे कुछ ना कुछ अलग से निकाल देगा, भाई अलग से आप ये टैक्स दो। फिर उससे जिस तरह से अभी ट्रेड वार चला था ना, तो अभी डिजिटल ट्रेड वार हो जाएगा, है ना। जिस तरह डिजिटल ट्रेड वार का सिनेरियो बन जाएगा, आप हमारे इंडियन जो डिजिटल कंपनियां उन पे ठोको, हम आपके डिजिटल कंपनियों पे टैक्स ठोकेंगे, तो मतलब एक वार लाइक सिचुएशन हो जाएगी, डबल टैक्सेशन। अब अमेजन वाले तो ये बोलेंगे कि भाई ये अमेरिका वाले हमें पहले ही चूस लेते हैं, फिर आप इंडिया वाले भी अलग से टैक्स ले रहे हो। भाई हम पैसा कमाए तो कमाएगा,
तो ये हमने कंसर्न देख लिए, 4 कंसर्न है। वे फॉरवर्ड क्या कर सकते हैं? वे फॉरवर्ड यही है कि न्यू मॉडल फॉर डिजिटल टैक्सेशन होना चाहिए, मतलब ग्लोबली कुछ रूल बनने चाहिए कि हाँ भाई ऐसी जो डिजिटल सर्विस प्रोवाइडर कंपनी होगी उनसे कितना पैसा कौन लेगा, टैक्स में कौन लेगा। तो सिंपल सा फंडा यह होना चाहिए जिसके पास जितने ज़्यादा यूजर हैं जहाँ पे उनको टैक्स उतना मिलना चाहिए। मतलब इंडिया में अगर यूजर 30 करोड़ है तो आप उस हिसाब से टैक्स दो, कहीं पे 2 करोड़ है तो उस हिसाब से आप, किसी कंट्री में 2 करोड़ आपका यूजर बेस है तो आप वहाँ पे उतना टैक्स दो। तो इस पर बात करो, किसी एक्सपर्ट को बुलाओ, OECD वाले थोड़ा स्लो काम करें, इनको बोलो भाई फास्ट कुछ इस पर रूल मेकिंग लेके आए, जिस तरह से आप BEPS लेके आए हो, बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग, तो उसी प्रकार से आप इस पे भी कुछ नया मॉडल लाओ डिजिटल टैक्सेशन से रिलेटेड। ठीक है, डिस्कस कर लिया हमने, है ना। नंबर ये न्यू बेसिस टू टेक ऑन द नंबर ऑफ द यूजर्स। तीसरा, OECD को थोड़ा काम फास्ट करना चाहिए। तीसरा, अगर मान लो कुछ डिस्प्यूट भी हो जाते हैं तो फिर एक अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म भी होना चाहिए, डिस्प्यूट सुलझाने के लिए भी कोई ना कोई मैकेनिज्म होना चाहिए। तो बस ये डिजिटल सर्विस का टैक्स था, ये हमने डिस्कस कर लिया। ऑब्वियसली आपको समझ में आ ही गया होगा। बढ़ते हैं आगे। ब्रह्मपुत्र पर प्रोजेक्ट और चीन के इरादे। भाई तो देखो, अभी जैसे इंडिया की संसद होती है वैसे चीन की भी संसद होती है। अभी उनका संसद हुआ, उनका अगला 5 ईयर प्लान क्या है वो पास कर दिया। उसमें साफ बोल दिया उन्होंने कि हम जो ब्रह्मपुत्र है उस पर 1-2 डैम और बनाएंगे। 1-2 क्या मतलब डैम बनाते रहेंगे, लेकिन उससे इंडिया और जो बांग्लादेश है, अब ये तो हो गया अपर राइपेरियन स्टेट चाइना, तो लोअर में कौन है? इंडिया और बांग्लादेश। तो हमें बड़ी दिक्कत हो सकती है, पानी की, बाढ़ की, और भी कई दिक्कतें हो सकती है। तो ये हम एक बार देख लेते हैं क्या क्या दिक्कतें हो सकती है। पहले तो ये बताओ कि ऐसी जरूरत क्या आ रही है चाइना को कि वहां पे डैम वेम बनाए। तो सिंपल सी बात है, इंडिया और चाइना दोनों की कंजप्शन काफी बढ़ रहे हैं, है ना। तो पानी ज्यादा चाहिए, पॉपुलेशन इतनी हो गई कि पानी ज्यादा चाहिए। दूसरी बात, चाइना के क्या है, वर्ल्ड की 20% पॉपुलेशन, 7% पानी है, और ग्राउंड इतना गजब पॉल्यूशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन इतना फैल गया कि सब वाटर पोल्यूटेड है। तो भाई नए नए सोर्स चाहिए जो बढ़िया बढ़िया पानी हो, साफ पानी हो, तो ये डैम वेम बना रहे हैं। तीसरा, तो 2 रीजन हो गया, कंजम्पशन बढ़ गया तो पानी चाहिए। दूसरा, पोल्यूशन हो गया तो उस पर फिर वापस से डैम बनाने पड़ रहे हैं। तीसरा कि जो चाइना का जो सदर्न वाला रीजन है, इंडिया साइड वाला, ये अरुणाचल प्रदेश साइड वाला, यहाँ पे वाटर रिच है, यहाँ पे पानी बढ़िया है। जो नॉर्दर्न वाला रीजन है, जो मंचूरिया के पास वाला है, वहाँ पे पानी कम है। तो ये चाहते हैं कि हम, जिस तरह हम कहते हैं इंटरलिंकिंग, तो ये चाहते हैं कि हम कुछ ऐसा प्लान करें कि साउथ वाला पानी नॉर्थ को पहुँचा दें। तो ये साउथ वाले साइड में डैम वेम बना रहे हैं ताकि इसको कभी केनाल वेनाल के थ्रू नॉर्थ साइड पे पहुंचा दें। तो ये इनका प्लान है, तो इसलिए ये ऐसा कर रहे हैं। अब ऐसा नहीं कि सिर्फ ये इंडिया के तरफ ये ब्रह्मपुत्र पे बना रहे हैं, नहीं भाई, ये जो मेकोंग गंगा वाला है, मेकोंग जो रिवर है उस पे बना रहे हैं, उसके ट्रिब्यूटरीज पे बना रहे हैं। तो भाई दिक्कत सिर्फ ऐसा नहीं इंडिया बांग्लादेश को है, भाई इनको ना कई को दिक्कत है, थाईलैंड को हो गए, वियतनाम को हो गए, लाओस को हो गए, कम्बोडिया को हो गए, क्योंकि मेकोंग इनसे गुजरती है। तो इन्होंने तो पूरे जो हमारा वेस्ट एशिया है उसमें थोड़ी सी सॉरी जो हमारा ईस्ट एशिया है उसमें थोड़ी सी हलचल मचा रखी है। और क्या है, अब इससे इंडिया को क्या दिक्कत है? इंडिया को दिक्कत है, बहुत दिक्कत है भाई। नॉर्मली क्या होता है कि मान लो ब्रह्मपुत्र है, तो जब मानसून का सीजन आएगा तो उसके साथ कुछ सिल्ट लेके आते हैं ना। नॉर्मली रिवर जब बह के आते हैं तो उसके साथ कुछ सिल्ट लेके आते हैं। वो सिल्ट क्या होती है कि जो हमारी सोइल को एक नया कवर देती है, हमारी जो मिट्टी होती है उसको एक नया कवर देती है, और उससे हमारे जो वेजिटेटिव ग्रोथ होती है, एग्रीकल्चर होता है, वो बढ़िया होती है। अब लेकिन जब डैम बना देंगे तो सिल्ट नहीं आएगा तो मिट्टी को क्वालिटी नहीं बढ़ेगी, मिट्टी की क्वालिटी नहीं बनेगी तो प्रोडक्शन, हमारा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इतना नहीं होगा। दूसरा रीजन क्या है? देखो भाई, ब्रह्मपुत्र जो रीजन है ना हमारा, मोस्ट इकोलॉजिकल सेंसिटिव रीजन है। आप सबको ही पता होगा कि वन ऑफ द बायोलॉजिकल हॉट स्पॉट है, कई सारे फ्लोरा फोना होते हैं, काजीरंगा नेशनल पार्क हो गया, गंगेटिक रिवर डॉल्फिन हो गया। तो मतलब ये एनवायरनमेंट की दृष्टि से काफी सेंसिटिव रीजन है। अगर इस तरह से आप डैम वैम बना दोगे, कभी पोल्यूशन फैलाते हो, कभी एक बार पढ़ा था नाम है कि वो पूरा कुछ पानी शायद काला या लाल वाल हो गया था पोल्यूशन की वजह से, है ना। और उसके बाद डैम बना दोगे तो आप वाटर को थोड़ा कंट्रोल कर सकते हो। मान लो आप पानी रोक दो, थोड़े से झगड़े वगड़े बढ़ गए, जैसे पानी रोक दो तो बड़ी दिक्कत आ जाएगी, है ना। तो ये इकोलॉजिकली सेंसिटिव रीजन है, तो इस तरह इस रीजन में आपको बचना चाहिए। तीसरा, लोकेशन ऑफ डैम्स इन द हिमालय पोज रिस्क। आप सबको पता होगा कि जो हिमालय वाला रीजन है, पूरा हिमालय वाला थोड़ा
सिस्मेटिकली वोलेटाइल है, मतलब यहाँ पे भूकंप लैंडस्लाइड होती रहती हैं। अभी मान लो कभी डैम वैम सड़ गया, आपका डैम वैम आपका टपक गया, तो फिर भाई उसका सारा पानी कहाँ पे आएगा, ब्रह्मपुत्र हमारे नॉर्थ ईस्ट में। फिर हमारे लोग तो फ्री फोकट में मरे ना, पानी का यूज आप करो, और जब जब डैम गिर जाए तो उसका नुकसान कौन पहुंचे, हमारे इंडिया वाले। तो भाई ये तो नहीं चलेगा भाई। चौथा दिक्कत क्या है, ये इसको एक वेपन की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। वेपन की तरह इस तरह, जैसे मान लो कोई, जैसे क्या होगा कि अभी इनका हमारा एग्रीमेंट है, 2008 में एग्रीमेंट हुआ था कि आप ब्रह्मपुत्र रिवर का डेटा हमारे साथ शेयर करो, ताकि हम जो नॉर्थ ईस्ट में फ्लड आती है, असम में फ्लड आती है, उस पर कंट्रोल कर सकें। तो ये अभी तो प्रॉपर डेटा हमें दे रहे हैं, लेकिन जैसे मान लो भी डोकला में स्टैंड हुआ था, इन्होंने डेटा ही शेयर नहीं किया, फिर हमारे वापस फ्लड आई, दिक्कत होगी। अभी मान लो ये अगर अभी बॉर्डर स्टैंड यहाँ पे हुआ, लद्दाख में हुआ, अगर मान लो फ्यूचर में कहीं होता है, तो फिर ये तो इसको डेटा ही नहीं देंगे हमें, है ना। तो बड़ी दिक्कत हो सकती है। पानी रोक दिया, अब नेचुरल फ्लो जो होना चाहिए, काफ़ी सारा नॉर्मली फ्लो कुछ बनना चाहिए ना, रिवर का नेचुरल फ्लो होना चाहिए, नहीं, हम तो इन्होंने और भी कम कर दिया, 1-2 डैम और प्रपोज कर दिया, 1-2 डैम और बना दिया। तो भाई ये तो आप उसको एक वेपन के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हो। तो ये जो ये डैम वाली जो वाटर बॉम्ब, डैम को वाटर बॉम्ब बोलते हैं, तो ये फट गया तो भी दिक्कत है, और इसको एक वेपन के तौर में भी इस्तेमाल करते हैं। तो 2 यूज हो गए बॉम्ब के, एक तो फट गया वो दिक्कत, एक वेपन की तरह यूज कर सकते हैं। तो ये 4 चीजें हैं, ये 4 से इंडिया को बड़ी टेंशन है। सॉल्यूशन क्या होनी चाहिए भाई, थोड़ा सा बचे। सॉल्यूशन यही है भाई, इंडिया और चाइना दोनों भाई डैम वैम पे थोड़ा कंट्रोल रखो, थोड़ा सुधरो, है ना। आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि ये टपक गए, थोड़ा सा सीखो। अभी जैसे ग्लेशियर बस्ट हुआ था, वो फ्लड आई थी, तो इस तरह से जो हर साल असम में फ्लड आती है, इस तरह तो आप थोड़ा सा बचिए डैम कंस्ट्रक्शन से, थोड़ा वैज्ञानिकों के भी सुनिए भाई, है ना। और क्या है, आप एक काम कीजिए, अब चलो ये नहीं सुधरे तो आप सबको पता होगा कि सबसे बढ़िया बारिश कहाँ होती है, नॉर्थ ईस्ट में। फिर भी वहाँ पे पानी की दिक्कत है ना। फिर आप सोचते होंगे क्यों दिक्कत है भाई, वहाँ पे सारा क्या है, माउंटेनस एरिया है, सारा पानी बह के निकल जाता है। तो जो पानी का स्टोरेज होना चाहिए ना, स्टोरेज होगा तब जाके परकोलेशन होगा, तब जाके ग्राउंड वाटर लेवल बढ़ेगा, तो वो वहाँ पे नहीं होता है। तो हमें ये करना चाहिए कि हमें छोटे छोटे चेक डैम बनानी चाहिए। एक छोटा सा चेक डैम आ गया, फिर पानी निकल गया, फ्लो कम हो गया, फिर छोटा चेक डैम आ गया, फिर पानी आया, थोड़ा और फ्लो कम हो गया, है ना। तो इस तरह छोटे छोटे चेक डैम बनाओ, ताकि जो रिवर का फ्लो है वो बाढ़ ना आए, पानी कम रहे। और रेन कैप्चरिंग लेक, मतलब हमें लेक करनी चाहिए ताकि पानी को इकट्ठा कर सकें। जो ट्रेडिशनल मीन्स होते हैं, जैसे हमारे यहाँ पे कुएं बावड़े हो गए, उस तरह वहाँ पे भी कुछ तो होते होंगे पानी के, तो उनको वापस से अच्छा करो, रिनोवेट करो। तो ये सब चीज़ें आप लिख सकते हो। और ग्लोबली क्या कर सकते हैं हम, देखो भाई, कुछ ना कुछ म्यूचुअली डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म होना चाहिए। जिस तरह मान लो अभी हमारा एग्रीमेंट जैसे हमारा जो बॉर्डर वाला चाइना के साथ टेंशन होता है, तो हमारे कई सारे एग्रीमेंट हो गए, 1998 का हो गया, 2003 का हो गया, है ना। फिर अभी लेटेस्ट हमने कुछ बातें की कि ऐसा करेंगे। हमारे ये तो इनफॉर्मल टॉक होती रहती है ना। जिस तरह अभी चेन्नई कनेक्ट हुआ, तो हमारे पास एग्रीमेंट है ये बॉर्डर वाला सेटलमेंट करने का, हाइड्रोलॉजिकल डेटा सेटल का भी प्रोविजन है। तो हमें एक डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म होना चाहिए, ताकि अगर कुछ भी हो जाए तो डिस्प्यूट सेटलमेंट में ऐसा नहीं कि हम पानी बंद कर देंगे आपका, नहीं, ये नहीं होना चाहिए। तो एक डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म होना चाहिए इंडिया और चाइना के बीच। अब इंडिया क्या कर सकता है, चाइना नहीं मान रहा है तो काउंटर कोलिशन बनाओ। काउंटर कोलिशन किसका, बांग्लादेश को पकड़ लो, वियतनाम को पकड़ लो, कंबोडिया को पकड़ लो, लाओस को पकड़ लो, इनके भी तो मैकोंग जा रहे हैं। अब सब मिलकर ना कोलिशन बना दो। भाई देखो, चाइना ऐसा है कि अगर कुछ इश्यू हो गया, पानी नहीं रुकना चाहिए हमारा, हमको प्रॉपर डेटा भी मिलता रहना चाहिए। तो ये हम एक काउंटर कोलिशन भी बना सकते हैं। तो ये आर्टिकल भी हमारा हो गया। चलते हैं आगे। तो ये जब विमेन सेफ्टी की हम बात करते हैं, तो जो कस्टोडियल रेप होते हैं, हमने पहले भी डिस्कस किया था। एक कस्टोडियल रेप, ये दूसरा केस सामने आया है। इसमें तो स्पेशली ऐसा है ना कि विमेन सेल के ऑफिसर ने रेप करने की कोशिश की, मतलब अपने लिए जो रिश्वत में उसकी इज्जती मांग ली। तो ये बहुत ही शर्मनाक बात है। तो अब चलो, ये तो फिर न्यूज़ है ना। अब दिक्कत, मेन प्रॉब्लम ये है कि हम जब बात करते हैं कि विमेन के लिए स्पेशल सेल होनी चाहिए, फास्ट ट्रैक कोर्ट होना चाहिए, ये सब जब हम बात करते हैं तो फिर क्या पर्पज हुआ। अगर मतलब विमेन के लिए हम अलग से महिला अत्याचार अनुसंधान यूनिट बना रखी है, अगर उसी में इस तरह के लोग करेंगे तो क्या होगा। तो कायदे से होना क्या चाहिए
कि बैकग्राउंड चेक होने चाहिए। जिस तरह भाई साहब ये थे, इनका बैकग्राउंड भी कुछ ऐसा ही खराब था कि करप्शन के केसेस चल रहे थे, तो कम से कम जो ये इस तरह के हमारे होते हैं कि विमेन एट्रोसिटीज प्रिवेंशन जो स्पेशल पुलिस की सेल होती है, स्पेशल जो यूनिट बनाई जाती है, तो उसमें कम से कम ऐसे ऑफिसर्स की नियुक्ति हो जिनका चरित्र बिल्कुल बेदाग हो, जिन्होंने कुछ अच्छे अच्छे कारनामे किए हों। तो पहली बात, वहां पे अपॉइंटमेंट अच्छे लोगों का होना चाहिए। दूसरी बात, ये जो मिसयूज जो करते हैं ना ऑफिस का, मिसयूज इन द सेंस कि मतलब आप संडे को ऑफिस बुला रहे हो वीमेन को, ये ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। तो स्पष्ट निर्देश होने चाहिए कि आप मिसयूज नहीं कर सकते, मिसयूज करोगे तो आप पर डबल कार्रवाई होगी। और तीसरा इशू क्या है? तीसरा इशू है कि पेंडेंसी का। अगर हमने महिलाओं को जल्द न्याय दिलाने के लिए महिला यूनिट भी बना दी, तो अगर वहां पे इतनी हाई पेंडेंसी चल रही, जैसे ये मैडम का कई दिनों से केस चल रहा था, तो वहां पे भी ये 50-50 मतलब पैसे भी मांग रहे हैं, फिर ऊपर से ये सब चीजें रिश्वत में मांग रहे हैं, तो ये पेंडेंसी कहाँ खत्म हुई? हमने महिलाओं को अत्याचार से मुक्त करवाने के लिए अलग से यूनिट बनाई। अब मैंने उसके 3 बातें आपको बता दी। सबसे बड़ी बात, पेंडेंसी कम नहीं हुई। तो होना क्या चाहिए कि ऐसे जो केसेस होते हैं उनमें वही फटाफट से होना चाहिए कि 2 महीने में ट्रायल होना चाहिए। जो भी हो, जितना भी रूल बनाना है वो हो, ऑफिसर की अकाउंटेबिलिटी और रेस्पॉन्सिबिलिटी शुड बी एंश्योर्ड। सबको है ना टाइमलाइन में काम करना होगा। दूसरी बात, वहां पे जो अपॉइंटमेंट होते हैं वो जिनका चरित्र बिल्कुल बेदाग हो उनका होना चाहिए। तीसरी बात, जो मिसयूज करते हैं ऑफिस का, उनके ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। तो ये आप बोल सकते हो। अब और अगला आर्टिकल क्या है? अब डिस्कोर्स में बिजली छिज्जत और रेवेन्यू वसूली का हासिल लक्ष्य तय करेगा इंजीनियरों के एसीआर। तो मैंने एक बार आर्टिकल डिस्कस किया था कि हम राजस्थान को किस तरह से पावर सेक्टर में और बूस्ट कर सकते हैं ताकि हम इंडिया में और दूसरे स्टेट को एक्सपोर्ट कर पाए। तब मैंने आर्टिकल डिस्कस किया था कि जो हमारे राजस्थान में जो ये पावर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन जो लॉस होता है, मतलब वो कितना है? लगभग शायद 20% का 20-30% है, तो काफी हाई है। मतलब 100 में से 20-30% तो सही वेस्ट हो जा रही है इलेक्ट्रिसिटी। तो अभी उसको हमें 10% कम करने की जरूरत है। तो अब यही है कि उसको कैसे कम कर सकते हैं? तो उसको कम करने के लिए हमें जो इंजीनियर होंगे उनकी जो एसीआर होगी, अब उसमें इस तरह के भी टारगेट होंगे कि आपको ये चीजें भी कम करनी है, रेवेन्यू वसूली, बिजली छिजत, ये सब। चलो छोटी सी बात थी लेकिन मैंने आपको बता दी। वी डेमोक्रेसी लोकतंत्र पर रिपोर्ट पाखंड है। इससे पहले भी कुछ एक रिपोर्ट आई थी, फ्रीडम हाउस की रिपोर्ट आई थी, उसमें भी कुछ ऐसा बोला था कि इंडिया की डेमोक्रेसी थोड़ी कम हो रही है ना, पार्शियल डेमोक्रेट बोला था, शायद पार्शियल फ्रीडम बोला था। अभी ये स्वीडन की वी डेमोक्रेसी, उन्होंने भी बोला कि लोकतंत्र थोड़ा ठीक नहीं है। तो भाई देखो, इन्होंने हमारे जो जयशंकर साहब, इन्होंने बोला कि भाई आप पाखंड हो, आप दुनिया को क्या है ना अपने आप से अपॉइंटेड कस्टोडियन समझ रहे हो कि हम जो बोलेंगे उस हिसाब से डेमोक्रेसी होनी चाहिए। अब आप समझिए कि जो वेस्टर्न वैल्यूज होती हैं और इंडियन जो हमारी एशियन वैल्यूज है उनमें डिफरेंस है। तो डेमोक्रेसी की जो सोचने में भी डिफरेंस है। जैसे मान लो यूएस में क्या चाहते हैं कि इंडिविजुअल राइट चाहता हूँ, हम क्या चाहते हैं इंडिया में थोड़ा कम्युनिटी राइट को थोड़ा प्रायोरिटी देते हैं इंडिविजुअल राइट के ओवर में। वहां पे आप इंडिविजुअल राइट इतने दे दी कि सबको बंदूकें थमा दी, तो वहां पे आपको सब चली रह के गन वन शूटिंग होती रहती है। हम यहाँ पे थोड़ा, और वहां पे क्या है ना कि थोड़ा कंज्यूमरिज्म ज्यादा है, थोड़ी लोगों को आजादी ज्यादा है, थोड़ा खर्च होते हैं। हम थोड़ा, हमारे एशियन वैल्यूज अलग है, हम डेमोक्रेसी को अपने हिसाब से डिफाइन करते हैं। हमारे यहाँ पर उनके लिए फ्रीडम इंपॉर्टेंट है, हमारे यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट समझते हैं। मतलब अगर लॉ एंड ऑर्डर थोड़ा सा भी बिगड़ने लगेगा तो हम फ्रीडम को कर्टेल कर देंगे, फ्रीडम को थोड़ा सा कम कर देंगे। ये कई बार होता रहता है। तो ये हमारी एशियन वैल्यूज है, तो सबका अपना अपना वो है। तो डेमोक्रेसी का भी ऐसा नहीं कि एक ही मॉडल होना चाहिए, डेमोक्रेसी के भी कई मॉडल है। फिर उसको आप ये नहीं बोल सकते कि आप हमारी डेमोक्रेसी आपकी जैसे नहीं है तो आपकी कमजोर होगी। नहीं भाई, इंडिया की तो आपसे बहुत बढ़िया है भाई। कम से कम वो कैपिटल जैसे दंगे तो नहीं करते, छोटे मोटे, मतलब 26 जनवरी वाला केस अलग है, लेकिन कम से कम इस तरह का तो कांड नहीं होता। हमारे यहाँ पर पावर जो ट्रांजिशन होता है कितना स्मूथ होता है। कितने तो बढ़िया बात बोल सकते हो कि आप यही बात बोलना कि डेमोक्रेसी की जब बात है तो भाई बात कीजिए कि एशियन वैल्यूज थोड़ी डिफरेंट होती है वेस्टर्न वैल्यूज से। उसकी वजह से जो हमारा डेमोक्रेसी का ढांचा है उसमें डेफिनेटली जो स्ट्रक्चर होता है वो थोड़ा सेम हो सकता है कि यूके की वेस्ट, वहां पे भी वहां का जो पार्लियामेंट है, हमारे पार्लियामेंट, तो स्ट्रक्चर जरूर सेम है, लेकिन जो वैल्यूज है ना डेमोक्रेसी को चलाने के, हम हमारे हिसाब से डेमोक्रेसी चलाते हैं। आप आपके हिसाब से चलाइए। आपके यहाँ पे पर्सनल फ्रीडम को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, बढ़िया है, लेकिन हमारे यहाँ पर सोसाइटी है ना, कम्युनिटी, फैमिली, लॉ एंड ऑर्डर, इनको थोड़ा अलग तवज्जो दिया जाता है। वहां पे फैमिली भी आपको पता ही है कैसी होती है। तो ये सब चीजें, मराठा आरक्षण के बहाने कोटे की कलम में फिर शीट छोड़ गया। आप सबको पता ही है कि 15 मार्च का टाइमलाइन दिया था, तो ये आने दो आर्टिकल। बस ये याद रखो कि जो पिछड़ा आयोग है कितनी बार गठन होता? 2 बार। दूसरा सबको पता ही है कि मंडल कमीशन था। पहला कौन था? पहला याद रख लो भाई, काका केलकर का था, 1953 में बना था। रिपोर्ट लागू हुई थी कि नहीं? गवर्नमेंट ने नकार दी थी। आने दो फिर देखते हैं।
इकोनॉमी में रिकवरी हो रही है, कौन सी शेप की हो रही है? वी का आकार की हो रही है, कुछ लोग बोल रहे हैं के आकार की हो रही है, आने दो, है ना। ये पानी की समस्या से, चलो छोड़ो, ये भी आ गया टाइम। भारत के विदेशी मुद्रा भंडार रूस से ज्यादा, नॉट इम्पोर्टेंट। ई कॉमर्स पॉलिसी जल्द होगा बदलाव, नॉट इम्पोर्टेंट। इको सेंसिटिव जोन बनने की राह पर सरिस्का टाइगर रिजर्व। तो मैंने कुछ दिन पहले भी डिस्कस किया था कि जो हमारा माउंट आबू है उसको भी, उसके अराउंड भी इको सेंसिटिव जोन घोषित करने के लिए पिटीशन चल रहे हैं। उसी प्रकार से अब जो सरिस्का टाइगर रिजर्व है उसके आसपास जो 1-2 किलोमीटर अभी इन्होंने डिफाइन नहीं किया, लेकिन शायद, है ना, सन की क्षेत्र की, हाँ 1 किलोमीटर, तो 1 किलोमीटर इन्होंने डिफाइन कर दिया कि इसके बाद इको सेंसिटिव जोन होंगे। अब बात आती है इको सेंसिटिव जोन क्या होते हैं। भाई इको सेंसिटिव जोन होते हैं शॉक एब्जॉर्बर, मतलब कोई भी प्रोटेक्टेड एरिया है तो उसके बाहर अगर शेर आ गया तो भाई शेर को अचानक से लोग नहीं दिख जानी चाहिए, थोड़ा सा शॉक, अचानक से उसको शॉक नहीं मिले, तो एक शॉक एब्जॉर्बर के तौर पर एक बफर टाइप से आप बोल सकते हो इको सेंसिटिव जोन होता है। उसमें कई सारी एक्टिविटीज को रेगुलेट करते हैं, कई तो पूरी बैन होती है, जैसे आप पेड़ नहीं काट सकते, नया कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते। हाँ, अब जैसे रेगुलेट क्या हो गया तो आप इको टूरिज्म प्रमोट कर सकते हो, तो ये सब चीजें होती है। तो अब सरिस्का को भी ये इको सेंसिटिव जोन उसके आसपास बना रहे हैं। तो प्रॉब्लम क्या आ रही है? प्रॉब्लम वही आएगी कि लोगों को हटाना पड़ेगा, जो आसपास के जो गांव रहते होंगे अभी उनको हटाना पड़ेगा। तो ये जो रिहेबिलिटेशन उनका करना चाहिए, अच्छे से होना चाहिए, नहीं तो लोगों में आक्रोश भड़क सकता है। और मुकुंदरा का भी मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ, रिपीट नहीं करूंगा। अब ये है कि किस तरह से फर्जीवाड़े होते हैं, तो क्या होना चाहिए। तो कई जो नॉर्मली फर्जीवाड़े किस तरह से होते हैं कि जो गवर्नमेंट जो भी रेट होती है उससे कम रेट पे अगर कोई ठेकेदार कम कर रहा है ना, गवर्नमेंट डिसाइड कर रही है कि आप ये रोड बनाने का आप 100 रुपये पर वर्ग किलोमीटर, 100 रुपये वर्ग किलोमीटर के हिसाब से लोगे। अब अगर कोई कॉन्ट्रैक्टर 50 रुपये में कर रहा है तो इसका मतलब वो 50 रुपये उस हिसाब से माल लगेगा, क्वालिटी घटिया होगी तो इन पर इस पर जो क्वालिटी कंट्रोल होता है वो इतना अच्छा नहीं है। तो हमें इसको स्ट्रेंथन और मजबूत बनाने की जरूरत है, जिस तरह से इस तरह के घपले ना हो। नॉट इम्पोर्टेंट ज़्यादा नहीं बोल सकते हो, ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है, चलो छोड़ो, ये नॉट इम्पोर्टेंट। ओके, थैंक यू।